इसके लिए मैं सबसे पहले आज के हमारे जो पहले वक्ता और मुख्य वक्ता हैं श्री वैभव सुरंगे जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आकर के अपने आज के इस उद्घाटन के बाद पहले सत्र में मंच पर उपस्थित आदरणीय विवेक कुमार जी, जो ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर नई दिल्ली में सचिव के पद पर भी हैं, आईआईटी दिल्ली के फैकल्टी हैं, वहाँ के एक डिपार्टमेंट के एचओडी भी हैं, आज दिल्ली से हमारे बीच में पधारे। मंच पर उपस्थित है हमारे रामनाथ कश्यप जी, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता है, छत्तीसगढ़ की जनजातीय मंत्रणा परिषद, जिसके पास ये दायित्व है कि वो जनजातीय के अस्तित्व के विषयों की रक्षा करे, उनकी अस्मिता की रक्षा करे, उसके लिए सरकार को सुझाव दे। इस प्रकार की परिषद जिसके अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री जी रहते हैं, उसके आप सदस्य हैं ऐसे रामनाथ जी कश्यप। सभागृह में उपस्थित सभी विश्वविद्यालयों के माननीय कुलगुरु महोदय, संयोजक सह संयोजक के रूप में कार्य करके अपने अपने महाविद्यालयों से यहाँ पधारे सभी प्राध्यापकगण, सभी सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने जनजातीय गौरव इस विषय पर अलग अलग आयोजन अपने अपने क्षेत्रों में यशस्वी पूर्वक इन सभी संयोजकों के साथ मिलकर, महाविद्यालयों के साथ मिलकर, विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर किए। जैसा कि उद्घाटन सत्र में बताया गया कि लगभग 425 स्थानों पर ये आयोजन हुए। 1 अक्टूबर को जिसकी याद माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे थे, उस दिन ये उत्साह नहीं था। उत्साह था, कार्यक्रम करना है, इसकी चिंता थी। सभी को चिंता थी कि 40 दिवसीय भी कोई आयोजन हो सकता है क्या। बीच में दिवाली थी, दशहरा था, तो इस दौरान ये आयोजन कैसा होगा हम तय तो कर रहे हैं, पर क्या जनजातीय समाज के लिए होने वाला ये आयोजन जिसको हम जनजातीय बहुल प्रांत कहते हैं, जिसकी पहचान जनजातीय प्रांत के साथ साथ सामान्यतः बात करो तो एक ऐसे प्रांत के रूप में होती है जैसे पूरे ही प्रांत में नक्सलवादी है। अगर दिल्ली में किसी से बात करो, छत्तीसगढ़ जा रहे, रायपुर जा रहे, तो अरे वहां तो बहुत नक्सलवाद है। एक ऐसे प्रांत के रूप में होती है जो कोई ऐसा लगता है जैसे कोई पिछड़ा प्रांत है क्या। जनजातियों का नाम लेते ही देश के विशेषकर पढ़े लिखे वर्ग में एक अलग प्रकार का उनके मन में भाव उत्पन्न होता है जो सामान्यतः जनजातीय क्षेत्रों में देखने को नहीं मिलता। जनजातीय समाज से मिलके भी ऐसा लगता नहीं है, और इसलिए देश में एक बहुत बड़ी चिंता सबको है कि भारत को विकसित करना है 2047 तक, और इस विकसित भारत में जनजातियों का क्या होगा। तो ऐसा लगता है कि जनजातीय समाज ये भारत के विकसित होने के लिए कोई बहुत बड़ा भार है क्या, ये कोई लाइबिलिटी है क्या देश के ऊपर। लेकिन जब समाज के लोगों से मिलते हैं, जनजातीय समाज का इतिहास देखते हैं, उनकी व्यवस्थाएं देखते हैं, जिसका वर्णन उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री जी भी कर रहे थे, बाकी वक्ताओं ने भी किया। आपने जनजातीय गौरव के कार्यक्रम करते समय जिसको महसूस किया होगा, और जनजातीय वर्ग से आने वाले प्राध्यापक वर्ग जिसको अपने अपने गांवों में अनुभूत करते हुए बड़े हुए हैं। ये बात अलग है कि जनजातियों के बारे में सिलेबस में पढ़ते हुए वो कुछ और बातें ही पढ़ रहे हैं, उससे मन में एक प्रकार का भ्रम भी पैदा होता है कि सही क्या है, जो लिखा हुआ सही है, जो देख रहे हैं गांव में वो सही है। और इसलिए जनजातीय समाज इस देश के ऊपर लायबिलिटी नहीं है, वो इस देश की ताकत है, वो इस देश के लिए असेट है, विकसित भारत का इंजन है। ये समझने के लिए शायद ऐसा लगता है कि पहले इस बात पे लोगों का ध्यान जाना चाहिए कि जनजातीय समाज का गौरव किस बात में है। जनजातीय होने का अभिमान, उसका गर्व, और जनजातीय प्रांत में रहने का गर्व, और मेरे मित्र 4 जनजातीय समाज से आते, इसका गर्व, ये जब तक हमारे मन में नहीं आएगा तब तक हम इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि जनजातीय समाज इस देश की ताकत कैसी है। इसलिए विकास की बात आते ही दिल्ली के गलियारों में यही चर्चा चलती है कि हमको इसका विकास करना है। वो अपना विकास कर सकता है, हमको उसमें सहयोगी बनना है, ये लोगों के ध्यान में अभी तक तो नहीं आ रहा है। और इसलिए उसके विकास की जब चिंता करते हैं तो वो कैसा है, तो वो ऐसा है कि उसको कुछ समझता ही नहीं।
उसके लिए घर बनना है प्रधानमंत्री आवास में, उसके लिए घर बनना है इंदिरा आवास में, तो वो कैसा बने ये उससे कोई नहीं पूछता। क्यों? क्योंकि उसको कहां समझता है। और एक बना के देते हैं, उसमें वो रहता नहीं है क्योंकि वो उसके लायक बनता नहीं है। वो बनता है शहर में जो झुग्गी बस्तियों के लिए आवासीय योजनाएं चलती है, वैसा एक 1 BHK का कुछ तो भी बना के देते हैं। वो उसमें फिर अपने बकरियां बांधता है, मुर्गी पाल लेता है। तो हमने कोई गलत योजना बनाई, गलत सोच लिया, उससे विचार विमर्श नहीं किया, ये सोचने की जगह सामान्यतः चर्चा ये चलती है कि इन लोगों को समझता ही नहीं है, हमने इतना अच्छा मकान बना के दिया, ये उसमें रहते ही नहीं। वो किस प्रकार के मकान में रहते हैं, उनका परिवार कितना बड़ा है, उनको कैसा खुला मकान लगता है, ये सोचने की जगह हम इस बात को सोचने लगते हैं, विशेषकर देश के पॉलिसी बनाने वाले, कि हमारी पॉलिसी में गड़बड़ कहां रह गई। हमने सोचा बहुत अच्छा था, लेकिन जिनके लिए सोचा था उनसे भी कोई विचार विमर्श कर लिया था क्या? तो उनसे विचार विमर्श शायद इसलिए नहीं किया था कि उनको समझता क्या है। ये जो भाव है उसके प्रति शायद यही समझ देश के सभी लोगों में, विशेषकर जो देश के लिए योजना बना रहे हैं, देश के लिए सोच रहे हैं, उनके मन में ये भाव ठीक करने की आवश्यकता है। तो इसलिए जब विकास की चर्चा चलती है तो हम लोग ये आग्रह करते हैं कि पहले चर्चा अस्मिता से शुरू की जाए। उसकी पहचान जो बन गई है, जिसकी चर्चा अतुल जी कर रहे थे प्रथम सत्र में, कि उसकी पहचान वैसी नहीं बनी है जैसा वो है, उसकी पहचान कुछ और बन गई है, इमेज कुछ और बनी है, रियलिटी कुछ और है। उसके पास अपनी अंतर्निहित बहुत सारी ताकत है, ऐसी समाज व्यवस्थाएं हैं, ऐसा कम्युनिटी लिविंग है, इस प्रकार की न्याय व्यवस्थाएं वहां पर आज भी मौजूद है, जिससे लोगों को न्याय एक दिन में मिल जाता है। इस प्रकार की ज्ञान परंपराएं वहां दिखती है, जिसके डॉक्यूमेंटेशन की बात हम इंडियन नॉलेज सिस्टम में करने की करते हैं आजकल। परंतु ये भ्रम पैदा होता है, कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होता है हमारे विद्यार्थियों के मन में, कि जिस समाज को कुछ आता नहीं है, ऐसी इमेज बनी हुई है, उसके लिए सब कुछ हमको ही करना है, ऐसी इमेज बनी हुई है, उसके पास भी नॉलेज होगा। इंडियन नॉलेज सिस्टम में ऐसा कहते हैं कि 30% नॉलेज का हिस्सा जनजातीय समाज के पास है, जिसको डॉक्यूमेंट करना है, वो बिखरा पड़ा है। लेकिन उसके प्रति गौरव का भाव जगाए बिना क्या उस ज्ञान को कोई एक्सप्लोर कर पाएगा? वो एक्सप्लोर नहीं हो पा रहा आज तो, ऐसा लगता है। और इसलिए जनजातीय गौरव के कार्यक्रम जब हमने किए थे तो उसके नीचे टैगलाइन सबने दी थी, आध्यात्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक। इतिहास की चर्चा अब सब दूर होने लगी है। पिछले 4-5 वर्षों से, जब से जनजातीय गौरव दिवस 2021 में घोषित हुआ, और पिछले उसके पहले भी कुछ प्रयत्नों के बाद से इतिहास की चर्चा होती है। वो कितना व्यापक है ये बात अलग है, वो ध्यान में नहीं आता, उसकी चर्चा करने की आवश्यकता पड़ती है। पर ये इतिहास ऐसा ही क्यों है? अंग्रेजों का राज्य विस्तार प्रारंभ हो रहा था, उस समय जनजातीय प्रतिरोध क्यों हुआ? छत्तीसगढ़ में पहली बार अंग्रेज शासन स्थापित हुआ 1818 में, पहला विद्रोह जनजातियों ने क्यों किया? ज्ञान सिंह के नेतृत्व में 1824 में। यह समझने की आवश्यकता है, ये केवल एक घटना नहीं है। इसमें से ध्यान में आता है कि एक ऐसा समाज है जो गुलामी में रह ही नहीं सकता, एक ऐसा समाज है जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। ये इतिहास बता रहा है। तो इतिहास से वर्तमान नहीं बता रहा क्या? इसको हमने चर्चा किया अपने अपने विश्वविद्यालयों में, कि हम देखते हैं ना, अपने इतिहास में देख रहे हैं भगवान राम शबरी के यहां गए, पर हमने इस बात को भी सुना कि शबरी ने भगवान राम से कुछ नहीं मांगा। ये समाज है ना, तो ये केवल शबरी थी क्या ऐसी? तो भगवान राम को दिया। मतलब हम ये देखते हैं कि भगवान से मांगने के लिए लोग जाते हैं, भगवान से मार्गदर्शन भी ले सकते हैं। पर शबरी और राम के संवाद में हमको दिखेगा कि शबरी ने भगवान से मोक्ष भी नहीं मांगा है, पर राम ने जरूर शबरी से मांगा कि मेरी
पत्नी सीता को रावण उठा के ले गया है, आप कुछ मदद कीजिए। शबरी कहती है कि आगे जाइए, हनुमान और सुग्रीव मिलेंगे, वो आपकी मदद करेंगे। आप देखिए भक्त और भगवान का वार्तालाप देखिए आप वन क्षेत्रों में। आप कोई भी जनजातीय आरती भजन उठा के देखिए जो वास्तव में जनजाति है, बदली नहीं है। हमारे गायने गाते हैं, रात भर गाते हैं, कहीं बड़वे बोलते हैं, कहीं गायने बोलते हैं, कहीं बेगा बोलते हैं, रात भर भगवान को गाते हैं पूजा में। लेकिन उस रात भर के गायने में हम एक लाइन ये नहीं सुन पाते कि वो अपने लिए भगवान से कुछ मांग रहा। क्या आज भी ये नहीं दिखता? आज जनजातीय समाज जिस कठिन परिस्थिति में जीवन जी रहा है, विशेषकर जंगल के अधिकार उससे छिन जाने के बाद उसकी आजीविका पे जो संकट आए हैं, वो आज तक दिखता है कि देश का कोई महानगर ऐसा नहीं दिखता जहां पर जनजातीय समाज के लोग मजदूरी करते हुए नहीं दिखते। और वो महिला, पुरुष, बूढ़े, बच्चे सब दिखते हैं। जिन क्षेत्रों में जनजातीय समाज के लोग नहीं रहते, जैसे हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र में भी मैंने अनुभव किया कि 18, 20, 22 साल की लड़कियां घर में काम करने के लिए जाती है झारखंड और उड़ीसा से। लेकिन क्या कभी कोई किसी के सामने हाथ फैलाते हुए दिखता है? हम इतनी कठिन परिस्थितियों में हमको भी कुछ दे दो, ऐसा कोई मांगते हुए दिखता है? तो ध्यान में आएगा कि नहीं दिखता। परंतु क्या ऐसी उसकी पहचान है? चर्चा में ऐसा ही देखने में आता है कि जब भी चर्चा करो तो लोग कहते हैं अरे कब तक फ्री चावल देना पड़ेगा, जैसे कोई चावल देना बड़ा बोझ का काम है, आपके पास सड़ ही रहा है ना। लेकिन उसकी इमेज कैसी बनी है, जैसे कोई हाथ फैलाए खड़े हो, जो जैसे कोई बहुत बड़ा भार है। ऐसे में क्या वो अपने पैर पे जैसा खड़ा होना चाहिए हो पाएगा? इसलिए इतिहास की चर्चा, इसलिए उनकी सामाजिक व्यवस्थाओं की चर्चा कि किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था थी। मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि हमारे यहाँ लड़की का पैदा होना ये बोझ नहीं माना जाता। मैं देश के 110 विश्वविद्यालयों में गया हूं। अधिकांश विश्वविद्यालय जो जितने बड़े शहर में, उतने बड़े शहर में वो पोस्टर थोड़ा बड़ा लग जाता है, सेव गर्ल चाइल्ड। ये शायद किसी जनजाति को बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ये सारे उन सभ्य लोगों को तथाकथित असभ्य लोगों से सीखने की जरूरत है, जिनको ये कहते आए हैं कि इनको अभी सभ्य बनाना है। उनसे सीखने की आवश्यकता है। सभ्यता कि महिलाओं के साथ समाज में व्यवहार कैसा होता है। कारण क्या है? फूलो जानो लड़ी। लड़ी मतलब अभियोग चला तो उसको बताया गया कि 21 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की है। अब हम नहीं जानते, एक बात जान लेंगे, लेकिन लड़ी कैसे? रुनिया झुनिया शहीद हुई। केवल एक इवेंट है कि जान लेंगे इतिहास में रुनिया झुनिया शहीद हुई। केवल इतना नहीं है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में हमने ऐसी माताएं देखी हैं जो अपने कोख पे रो रही थी कि हमारे 3 ही बेटे क्यों हुए, 3 फांसी पे चढ़ गए, 7 होते तो 7 फांसी पे चढ़ते। ऐसा बोलने वाली माताएं तो हमने देखी हैं, पर स्वयं हथियार उठा के लड़ने वाली। प्रत्येक क्रांति में महिलाओं का योगदान बढ़ चढ़कर क्यों हो पाया जनजातियों में? क्या ये शोध का विषय नहीं है? तो वास्तव में महिलाएं के साथ कैसा व्यवहार करना है, अगर भारत को सीखना है, विश्व को सीखना है, तो वो भारत की जनजातियों से सीख सकते हैं। लेकिन क्या इसकी तरफ किसी का ध्यान है? देखने का दृष्टिकोण वैसा है? किसी भी जनजातीय पर्व त्योहार को देखिए, उसमें जितने युवक दिखेंगे उतनी युवतियां दिखेंगी आपको। जो नहीं दिखेगा वो पुलिस। बिना पुलिस के युवक युवतियां साथ रह सकते हैं, अपना त्योहार मना सकते हैं। ये केवल सीखने की आवश्यकता ऐसा नहीं है, इसको लोगों को ठीक से बताना भी पड़ेगा, क्योंकि ये देखने की आदत हमें नहीं है। इस देश के पढ़े लिखे समाज को ये देखने की आदत नहीं है, इसलिए देखता है तो भ्रमित होता है, ठीक से बता नहीं पाता, कुछ और लिख देता है रिसर्च में। मुख्यमंत्री जी वर्णन कर रहे थे कि लड़की से पैसा लेना ये वहां की परंपरा नहीं है, और इसलिए अधिकांश जनजातियों में दहेज उल्टा है। सब में नहीं, अधिकांश में लड़की पक्ष को दहेज में कुछ दिया जाता है।
एक जिले में मैं था, एक क्षेत्र में भील समाज के, तो वहां उसके बारे में शोधकर्ताओं ने क्या लिख दिया। अब ये देखने की आदत हमको नहीं है कि लड़कियों का इतना सम्मान है कि उसको दहेज दिया। अरे बाप रे, कन्या से दहेज लेना मतलब कितना बड़ा पाप है, यही लगता है उनको, बाहर के लोगों को। लेकिन लड़की का महत्व इतना है कि उनको पढ़ा किया है ना उनके घर के लोगों ने, उसको हम ले रहे हैं तो उसके बदले में हमने कुछ देना चाहिए। ये भाव देखते कैसा है, तो उसने लिखा कि भील समाज में वधु मूल्य लेने की परंपरा है। अब हम यहां वर मूल्य लिखते हैं क्या दहेज को? यहां तो नहीं लिखते। तो जनजातीय समाज की इतनी श्रेष्ठ जीवन दृष्टि को भी हम क्या लिख रहे हैं? वधु। अब छोटी सी बात रही है, परंतु इसमें से क्या गया? अगले ने क्या सोचा? जिसने उसको पढ़ा उसने सोचा कि यहां लड़कियां बिकती हैं। अच्छा, लड़कियां बिकती है तो यूनिसेफ तक क्या गया? अगर लड़कियां बिकती है तो यहां तो बहुत प्रकार की बीमारियां होती हैं। इसलिए एड्स उन्मूलन के लिए 4 एनजीओ उस जिले में यूनिसेफ से सहयोग ले रहे, पैसे ले रहे। वहां एड्स नाम की चीज नहीं है, क्योंकि वहां लड़की एक भी नहीं बिक सकती। अगर भीलों से जाके कहोगे तो आपका गला काट देंगे, और जिस दिन गला काटेंगे उस दिन अंग्रेज लिख दिए कि नागा हेड हंटर्स है। आप उनके बारे में गलत बोलोगे, उनने किसी का गला काटा तो उसके ऊपर, पूरे समाज के ऊपर आपने एक टैग लगा दिया कि नागा कैसे हैं? तो हेड हंटर्स हैं। आज जाके रिसर्चर से पूछो कि भैया उनके बीच में जाके शोध करना है, तो यही बोलेंगे अच्छा वहां जा सकते हैं क्या? तो वास्तव में जनजातीय समाज की पहचाने, मैं 15 मिनट में बोलना इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, कैसी बना दी गई है। उनके यहां महिलाओं का सम्मान कैसा है वो हम देख नहीं पा रहे, इसलिए हम अपने हिसाब से लिख रहे हैं, तो उसका अर्थ ही बदल रहा है। भगोरिया में जब हम देखते हैं कि जितनी युवतियां हैं उतने युवक हैं, जैसे युवतियां नाच रही है, जैसे युवक बेखौफ है वैसे युवतियां भी बेखौफ है, नाच रहे। मांदल लेके आए, गांव से आए, 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर से आए, मस्ती से पर्व मना रहे हैं। ये देखने की हमको आदत नहीं है। परिणाम क्या हो रहा है? लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि भगोरिया जो है, अब भील तो इतने उन्नत हो सकते हैं ये कोई सोचता ही नहीं है, इतने सभ्य हो सकते हैं सोचता नहीं है। ये तो सभ्य समाज का लक्षण है, जहां महिलाएं पुरुष एक साथ रह सकते हैं सभ्यता से, वो सभ्य है ना समाज को। जहां महिलाओं को पर्दे में रखना पड़ता है, घर के अंदर दबा के रखना पड़ता है, वो सभ्यता है क्या? ये सोचने की जगह अरे लड़कियां ऐसे नाच रही है मतलब कुछ तो गड़बड़ होगा ही ना। यहां से शुरू होती है दृष्टि शहर की, और इसलिए पर वो लिखता है कि भगोरिया जो है ये प्रणय पर्व है। और उसके आगे जाके लिखता है कि प्रणय पर्व भी ऐसा है कि आप किसी लड़की को चाहो तो उसके ऊपर पान की पीक थूक दो तो वो लड़की को आप भगा के ले जा सकते हो अपने मन से। वहां जाके देखो तो न वो प्रणय पर्व है, न उस समय कोई शादी विवाह होते हैं वहां पर, न भीलों में ऐसी कोई परंपरा है, लेकिन लिख दिया। किसी ने भील समाज से जाके पूछा क्या कि आपके यहां ऐसा है क्या? तो कोई पूछता भी नहीं उनसे जाके। उल्टा 5 साल पहले वहां के युवाओं ने सारे पत्रकारों को बुलाया, इंग्लिश न्यूज चैनल सहित सबको गांव गांव में घुमाया, सबको बातचीत कराई कि भगोरिया क्या है आप समझो, प्रणय पर्व नहीं है, ऐसा मत लिखो हमारे बारे में। लेकिन वापस जाके समाचार पत्र में उन्होंने यही लिखा वापस। तो वास्तव में जनजातीय समाज की पहचान किस प्रकार की है, तो उसकी पहचान अगर करना है तो उसके इतिहास से करना पड़ेगी। किसी एक समाज की पहचान हम कैसे करते हैं? तो उसका इतिहास भारत के इतिहास से अलग नहीं है। राणा प्रताप लड़े अकबर से, तो दुर्गावती उसके पहले लड़ी, 7 साल पहले लड़ी। राणा प्रताप लड़े तो साथ में भील लड़े राणा प्रताप के साथ। भारत का सारा स्वतंत्रता संग्राम अंग्रेजों के आगमन से लेकर अंग्रेजों के प्रस्थान तक ये जनजातीय योद्धाओं से भरा पड़ा है। कैसा समाज है उसका इतिहास देखना पड़ता है, वो ऐसा क्यों कर पा रहा है, तो उसके अंदर कोई व्यवस्थाएं होंगी ना समाज चलने की। अंग्रेजों ने काय का समाज है, ये तो समाज ही नहीं है, कबीले हैं।
अभी तो इनको सिविलाइज्ड होने की जरूरत है, और इसलिए उन्होंने उसका अध्ययन भी एंथ्रोपोलॉजिकल ज्यादा किया। एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट कोई कम काम कर रहा है ये नहीं बोल रहा मैं, पर अध्ययन की शुरुआत उन्होंने एंथ्रोपोलॉजिकल की। एंथ्रोपोलॉजी उसका अध्ययन करती है जो दूसरा होता है, उसमें से एक भाव निर्माण हो ही गया कि ये कुछ अलग है, अदरनेस का भाव भर दिया। भारत की कोई सनातन मूल संस्कृति कुछ अलग है और ये एक अलग संस्कृति है, तो इसलिए यही बात चलती रही कि मुख्य धारा में आने की जरूरत है। जबकि क्या वो समाज मुख्य धारा का समाज नहीं है क्या? उसके बारे में यही बात यूनिवर्सिटियों के मंचों से सुनने को मिलती रही कि अभी सभ्य समाज के संपर्क में आ क्या वैसे हो गए, तो क्या वो असभ्य है क्या? तो सारी स्टडी एंथ्रोपोलॉजी ने की। अगर जनजातीय समाज को समाज माना जाता, उसके अंदर की सामाजिक व्यवस्थाओं को व्यवस्थाएं माना जाता, तो शायद सोशियोलॉजी स्टडी कर लेता, शायद हिस्ट्री डिपार्टमेंट स्टडी करता। उनके अंदर भी कोई दर्शन शास्त्र है, उनका भी कोई वर्ल्ड व्यू है, उनकी भी कोई भगवान के बारे में मान्यता है, उनकी सृष्टि के बारे में मान्यता है। प्रत्येक जनजाति में मिलती है। सृष्टि उत्पत्ति की कथा प्रत्येक जनजाति की अपनी है, प्रत्येक जनजाति में देवों की कल्पना है, लेकिन इसको माना नहीं गया। वो इसलिए कोई फिलोसॉफी में स्टडी हुई उसके ऐसा नहीं हुआ। परिणाम क्या निकला? जनजातियों के पास भी कोई आध्यात्म है क्या, ये आज भी चर्चा का ही विषय बना हुआ। हमारे लिए कर्मा एक डांस है, विश्वविद्यालयों के लिए, महाविद्यालयों के लिए, लेकिन उरांव समाज के लिए कर्मा पूजा है। और पूजा में कोई डांस देखने नहीं जाता है, वहां गांव में जाके देख सकते, वो पूजा के लिए जाते हैं। हमने कह दिया कल्चर अलग है, फेथ अलग है, जबकि फेथ और कल्चर ये इनसेपरेबल हैं। जनजातीय समाज का सारा संस्कृति का आधार उनकी आस्थाएं हैं। हमने कहा पिथौरा तो एक चित्र है, भिलाला समाज से पूछेंगे तो कहेंगे पिथौरा हमारे की पूजा है। पूजा के दौरान जो चित्र बनता है वो पिथौरा पेंटिंग आप बोल रहे हैं। तो उसके पीछे गहरे आध्यात्म छुपा हुआ है, उसके पीछे गहरा दर्शन छुपा हुआ है, परंतु शायद देश के एकेडमिक जगत का ध्यान इस अस्मिता की तरफ जाता नहीं है। और इसलिए उनके बारे में जब चर्चा चलती है कि वहां पर ऐसी व्यवस्थाएं आज भी हैं जो लोगों को एक दिन में न्याय देती है। वो न्याय देती है मतलब न्याय करते हैं, केवल इतना नहीं है। तो न्याय करने के लिए कानून बनाने पड़ते हैं, कानून बनाने की व्यवस्थाएं वहां है, क्योंकि उनको पता है कि हमारी जनजाति को कानून कितना सरल समझ में आएगा। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के सामने मांग रखी, सिद्धो कानून ने अंग्रेजों के सामने मांगे रखी, तो उसमें एक मांग ये भी थी कि हमारे कानून के तहत हमको अधिकार दिए जाए न्याय करने के। हमको आपके कानून समझ में नहीं आते। तो वहां पर कानून बनाने के भी तरीके हैं, न्याय देने की भी परंपराएं हैं। पर क्या कभी किसी लॉ संस्थान ने, लॉ के विद्यार्थियों ने इसके ऊपर ध्यान देके कोई रिसर्च की है क्या? झारखंड के सिर्फ भूमि में जाएंगे तो विल्किंसन रूल के तहत न्याय दिया जाता है। वो विल्किंसन रूल क्या है? तो विल्किंसन नाम के किसी कानूनविद ने उसको लिख दिया है वो यही कि किसी भी कोर्ट में जब कोई ऐसा सिविल का मामला जाता है तो वो कोर्ट उस गांव के मुंडा को छोड़ के बाकी 2 गांवों के मुंडाओं को बुलाता है, मनकियों को बुलाता है, और उनको परंपरा से इस न्याय, इसके विवाद कैसे हल होगा ये पूछता है, उनको बिठाने का बोलता है, वो सुनते हैं, न्याय करते हैं, बाद में कोर्ट में वो देते हैं, उसको कोर्ट सील सिक्के लगा के उसको बोलता है कि हो गया। ये विल्किंसन रूल है। तो क्या सब जनजातियों में नहीं है? तो सभी दूर है ना। उनकी न्याय व्यवस्थाओं पे शोध होने की आवश्यकता है। उनको मिल बैठ के निर्णय करने की आदत है अपनी। उनके पास पारंपरिक इसके लिए विधियां हैं, वो परंपरा से बैठते हैं। इसलिए पैसा कानून में अधिकार देने की बात आएगी तो लोग कहेंगे वो पैसा का उपयोग कैसे करेंगे? अरे भाई, परंपरा उनके यहाँ बैठने की है, इसलिए वो पैसा का उपयोग कर सकते, आप नहीं कर सकते। आपके यहाँ कोई परंपरा ही नहीं है बैठने की नगरों में। अब
जनजातियों में आज भी परंपरा है, परंपरागत ग्राम सभाएं उनकी होती ही है, केवल उसको मान्यता देना है। एक दूसरे की सहायता करने का स्वभाव है। कोई परेशानी में पड़ा या नहीं पड़ा तो भी उसकी सहायता करना, सबने मिलकर उसको उस परेशानी में से निकालना। ऐसी कई परंपराएं अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नामों से दिखती है। हलमा इस बार एनसीईआरटी की सामान्य अध्ययन की पुस्तक में आ गया। हलमा आ गया क्योंकि उसको लिख दिया लोगों ने। हलमा नाम की भीलों में परंपरा है, वो आ गई सहयोग करने की। लेकिन ये परंपरा तो सब जनजातियों में है। इसके बारे में मैंने बस्तर में बताया तो बोले हाँ ये है, नाम अलग है। प्रत्येक जनजाति में वो परंपरा है, लेकिन बुक्स में नहीं आई। क्यों? उसके बारे में किसी ने लिखा नहीं। क्यों नहीं लिखा? उस समय लिखने वाले नहीं थे। लेकिन अभी हमने अनुभव किया कि बस्तर जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में, कटे कल्याण, दुर्ग कोंदल, बीजापुर, ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों में जब मैं YouTube पे देख रहा था तो जनजातीय गौरव के कार्यक्रम कितने उल्लास से मनाए जा रहे थे। मैं तो YouTube पे देख पाया, जा नहीं पाया वहां तक, विश्वविद्यालय तक ही गया था केवल। लेकिन पूरा YouTube पे अगर जनजातीय समाज का गौरवशाली अतीत टाइप करो तो छत्तीसगढ़ के महाविद्यालयों से पूरा YouTube भरा पड़ा था। कार्यक्रम हुए, लोगों ने उत्साह से मनाए, उस पर डाले, और प्रत्येक महाविद्यालय बोल रहा था कि हमारे यहाँ पर भी ये महापुरुष हुए हैं जो लड़े हैं। प्रत्येक महाविद्यालय बोल रहा था बस्तर की कार्यशाला में लगभग। क्या वो महापुरुष अब कोर्स के विषय नहीं बनना चाहिए? तो अपना इतिहास, जिसको हम अपनी संस्कृति कहते हैं, उस संस्कृति के आधार में जो अध्यात्म है, वो हमारी अपनी सामाजिक व्यवस्थाएं, हमारी अपनी न्याय प्रणालियां और हमारी अपनी ज्ञान। जैसे उस समय हमने कहा कि जनजातीय समाज का गौरवशाली अतीत मतलब आध्यात्मिक, सामाजिक और ऐतिहासिक, ऐसे आज की कार्यशाला अस्मिता, अस्तित्व और फिर विकास। अस्मिता को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक अस्तित्व के तहत जो अधिकार दिए हैं उन अधिकारों को समझ नहीं पाएंगे और अधिकारों का क्रियान्वयन हो ही नहीं पाएगा। उसको वो अधिकार मिलेंगे ही नहीं, और उसको वो अधिकार मिलेंगे नहीं तो अपना विकास करेगा कैसे? विकास वही जाएगा जो आप लेके जाएंगे। तो आप तो समझ ही नहीं रहे कि विकास कौन सा लेके जाना है वहां पर। तो उसकी अस्मिता को जगाना, उसके आधार पे जो संवैधानिक विषय अस्तित्व के उसको अधिकारों के रूप में दिए गए हैं उसका ठीक क्रियान्वयन करना, जिससे वो अपना भी विकास कर सके और भारत के विकास में भी अपना योगदान दे सके। आपके सामने इस विषय को रखने का प्रयोजन इतना ही है, करने वाले आप हैं। हम लोग तो घूम घूम के देख रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता इतना ही है। एकेडमिक सर्कल जो देश का है, विशेषकर अलग अलग विश्वविद्यालय कुलपति हैं, अलग अलग क्षेत्रों में पीएचडी कराने वाले, करने वाले, अन्य रिसर्च करने वाले प्राध्यापकगण सामने बैठे हैं, सब हमारे लिए गुरुजन हैं। और इसलिए इन विषयों पर गहराई से शोध होने की आवश्यकता है। अस्मिता के कई विषय ऐसे हैं जिनके ऊपर गहराई से नए सिरे से शोधना आवश्यक है। जो हो चुका है, 4 किताबें पढ़ के 5वीं लिखने की जरूरत नहीं है। वास्तव में समाज के बीच में जाके गहराई से अगर शोध हुआ, ये अभी तक बहुत कठिन था क्योंकि अंग्रेजों के बारे में हम बोल सकते हैं कि उनका इंटेंशन गलत था, इंटरप्रिटेशन वो कर नहीं सकते थे। हम वॉरियर एल्विन को कुछ भी कहते हैं, पर वॉरियर एल्विन घोटुल का आध्यात्म देख सकता था क्या? देख ही नहीं सकता था। आध्यात्म नाम की चीज उसको पता ही नहीं था। फिजिकल वर्णन कर दिया घोटुल का। हमने घोटुल इतना ही समझा। घोटुल का आध्यात्म शायद वो मुरिया जनजाति का प्राध्यापक देख सकता है, जो अब कॉलेज में प्राध्यापक हो चुका है। तो वास्तव में जो ये अब जो ताकत खड़ी हुई है, जनजातीय समाज से जो प्राध्यापक गण आए हैं या जनजातीय क्षेत्रों में जो प्राध्यापक गण काम कर रहे हैं, उनको इस विषयों में आगे बढ़ना पड़ेगा। और अस्मिता अगर ठीक से समझ में आई तो जनजातीय समाज अपना भी विकास कर पाएगा और देश के विकास में भी सहयोगी बन पाएगा। इतना कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।